सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। नमस्कार, गुदड़ी के लाल संघर्ष और मेहनत की दास्तान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सामने एक और सक्सेस स्टोरी है और आज हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को, पारिवारिक और पर्सनल समस्याओं को संभालते हुए, आगे बढ़ते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पास किया। तो आज हमारे साथ तरुणा शर्मा मैम है और आपका अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है मैम। थैंक यू। आज हम मैम से जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया, क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या इन्होंने नए रास्ते अपनाए और अपने आप को मोटिवेट रखते हुए यहाँ तक पहुँचे। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था हमारे यहाँ पे, हमने 2 इंटरव्यू भी किए थे, उन्हीं के साथ मैम का भी सिलेक्शन हुआ है। तो अपनी यूनिवर्सिटी की सारी ऑडियंस की तरफ से आपको मैम बहुत बहुत बधाई हो। तो सबसे पहले यही हम जानेंगे कि मैम का बैकग्राउंड क्या है और मैम कहाँ से आते हैं। मैम, आपका बैकग्राउंड क्या है और हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ से आते हैं। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ और मेरा पिताजी हैं मेरे, वो प्राइवेट अकाउंटेंट है, माताजी मेरी गृहिणी हैं और मैंने 10वीं प्राइवेट स्कूल महेश शिशु निकेतन से किया है और 12th मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल से किया। उसके बाद मैंने BA जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से किया है। उसके बाद B.Ed किया 2011 में और उसके बाद मैंने PG में एडमिशन लिया ज्योग्राफी में। अभी मैं आपको रोकना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट के ये मन में रहता है कि जोधपुर तो जिला बहुत बड़ा हो जाता है, तो जोधपुर में आप शहर से हैं या ग्रामीण एरिया से हैं? मैं शहर से हूँ। और एक मानसिकता ये भी रहती है कि जो ग्रामीण स्टूडेंट है उनको लगता है कि शहर के जो स्टूडेंट है उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल होता ही नहीं है। केवल गांव से जो स्टूडेंट आते हैं केवल वो ही स्ट्रगल करते हैं, वो ही समस्याओं को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये हमारा एक पूर्वाग्रह है कि जो शहर के स्टूडेंट होते हैं उनको भी उन्हीं सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। थोड़ी सी उनको सुविधाएं मिल जाती है, थोड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। तो यहाँ पे मैम जोधपुर शहर से हैं और मैम आपकी स्कूलिंग जोधपुर शहर से ही हुई है? यस, मेरी जोधपुर शहर से हुई है, महेश शिशु निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सा स्कूल? महेश शिशु निकेतन से। महेश शिशु निकेतन। यहाँ पे मैम आपका मीडियम जो है वो हिंदी है या इंग्लिश है? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम रहा है। बचपन से हिंदी मीडियम रहा है? हाँ। ये भी धारणा होती है कि जो शहर का स्टूडेंट होते हैं वो तो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इसलिए वो टॉप कर जाते हैं या एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो वो भी यहाँ पे हमारा एक पूर्वाग्रह ही है, जनरलाइज वे में हम चीज़ों को देखते हैं। आपने 10th तक जो है हिंदी मीडियम में किया और प्राइवेट स्कूल से किया। तो 10th में आप पढ़ाई में कैसे थे? 8th तक तो मेरा अच्छा था, मैंने टॉप किया था, मेरिट में आई थी मेरा। लेकिन 10th में मेरा थोड़ा सा गाइडेंस थोड़ा कम रहा और मेरा परसेंटेज गिर गया था। तो उससे मुझे थोड़ा सा बहुत हुआ कि मेरा जो हमेशा से टॉप रहने का था वो 10th में मेरा कम बना, 61 नहीं बने थे मेरे। 10th में 61% थे और हाँ। 8th में आपने बताया कि आप मेरिट में आई थी मैं। हाँ। पूरा जिले लेवल पे आप मेरिट में थे। 8th उस समय जो है आपको बताया कि बोर्ड का एग्जाम होता था, बोर्ड में मैडम ने मेरिट से पास किया है और 10th में वापस जो है परसेंटेज गिर गए थे। तो ये फ्लक्चुएशन भी जीवन में चलता रहता है, क्योंकि जिंदगी में जो है हमेशा हम कभी भी टॉप पर नहीं रहते हैं। कोई भी किसी भी लेजेंड को आप उठाकर देख लीजिए, वो कभी भी जो है टॉप पर कोई नहीं रहा है। सबके जीवन में टॉप पर पहुंचने के बाद भी जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर स्कूलिंग आपने 11th 12th किस सब्जेक्ट में किया? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और मेरा मतलब आर्ट्स में किया है? हाँ जी, आर्ट्स में किया। 12th आर्ट्स में रहा है और 12th कहाँ से किया आपने? मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया, क्योंकि हमारे आसपास कोई, मुझे ज्योग्राफी लेना था तो कोई स्कूल नहीं था। एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें सिर्फ ज्योग्राफी मिलता था हमको। तो मैंने वहीं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया और इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं प्राइवेट स्कूल एफर्ट करूँ और ऐसे जाएं, तो हमने गवर्नमेंट स्कूल से ही किया। तो यहाँ पे 2 चीजें आई। एक तो मैम का जो इंटरेस्ट था वो 11th 12th से ही था ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी से ही मैम अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। साथ में आपको बताया कि ये सीनियर सेकेंडरी मतलब गवर्नमेंट स्कूल से ही इन्होंने 12th किया है। और अधिकांशतः आज जो हमारी मानसिक धारणा बन गई है, एक वास्तव में हमारा बहुत बड़ा एक पूर्वाग्रह बन गया है गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है या गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। ये जनरली एक मानसिकता स्टूडेंट की होती है। तो
जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, भले ही आपने 12th में मेहनत नहीं की हो, लेकिन बाद में भी आप जाग जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो आप एग्जाम को करेक्ट कर लेते हैं। और फिर बीए और कॉलेज का क्या सीन कॉलेज में मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था, रहा? जेएनयू में हुआ था। अच्छा। उस वक्त भी वो मेरिट के अकॉर्डिंग लिस्ट निकलती थी, तो उस वक्त मेरा हो गया था। मेरे 12th में 75 बीए किया फिर? बीए किया मैंने। अच्छा। और बीए के बाद में फिर बीए क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? बीए में ज्योग्राफी था ही था, पॉलिटिकल था और हिस्ट्री था। पॉलिटिकल और हिस्ट्री, तीनों ही सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं। तीनों में ही स्कोप जो है बराबर माना जाता है कि तीनों में लगभग बराबर स्कोप है। और बीए के बाद में फिर आगे बीएड किया था मैंने। अच्छा, बीए होते ही आपने बीएड कर किया लिया था। बीएड को राजस्थान में एक यूनिवर्सल डिग्री माना जाता है कि वो सबके पास होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब फैमिली प्रेशर रहता है बीएड तो करनी कि है, ये तो कर लो, ये कर लिया तो कुछ में तो सिक्योर रहोगे। हाँ, ये उसमें एक तो धारणा होती है, लेकिन धीरे धीरे ये टूट भी रही है। आजकल स्टूडेंट सीधा एमए करके नेट जेआरएफ करके और वो भी रास्ता अपना रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। और बीएड होती है तो आपके सामने विकल्प बहुत अच्छे होते हैं, आप सिक्योर रहते हैं। और बीएड के बाद में फिर तो बीएड के टाइम ही आपने सोच लिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, लेना है? उस वक्त तक मुझे पता नहीं था असिस्टेंट। बस मेरी एक पढ़ाई के प्रति जो थी रुचि, बस उस वक्त मैं पढ़ाई करते जा रही थी, मतलब एकेडमिक चला रहे थे कि बस एकेडमिक बस करना है। हाँ, तो क्योंकि घर में ऐसा ही कोई गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है ना, कोई ऐसे आगे इतना पढ़ा है, तो वो मेरा बस था कि बस मेरे के साथ क्या पता सबकी शादियां होती जा रही है तो मेरी भी हो जाएगी और अपन को पढ़ते जाना है। बस मेरा दिमाग में यही था, पढ़ाई अच्छे से करनी है। आपके परिवार में सरकारी जॉब में? मेरे पियर में सरकारी जॉब में पियर में कोई वर्तमान में भी कोई नहीं है, मेरा सब प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा है। प्राइवेट सेक्टर, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक प्राइवेट सेक्टर से जिस फैमिली में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर रहते हैं तो वो ज़्यादा सरकारी जॉब पर या पढ़ाई पर फोकस करते नहीं है। वो कहते हैं हमारा तो प्राइवेट बिजनेस है, यही चलता रहेगा, तो इस तरफ ध्यान कम देते हैं। जैसे हमारे साथ भी यही हुआ है कि हमें तो जब बाहर भी भेजा था ना पढ़ने के लिए, हम तो लड़ झगड़ के गए थे कि हमें जाना है, बस बाहर निकलना है, तो ये सीन रहता है। और फिर एमए किया आपने, जेएनयू से किया? हाँ, जेएनयू से किया 2013 में। और मैंने पूरी मेरा प्राइवेट उस वक्त प्राइवेट एमए किया था आपने? क्योंकि उस वक्त परमिशन मिल जाती थी। वो एक साल ही ऐसा आया था और मेरे लिए फॉर्चुनेटली अच्छा मौका था, तो मुझे परमिशन मिल गई प्राइवेट की। और मेरा घर और आना जाना तकरीबन 25 किलोमीटर था कॉलेज से। हाँ, यूनिवर्सिटी, तो डेली आना होता नहीं था, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल अटेंड करती थी। और घर पे ही पूरी सेल्फ मैंने बुक्स पता की। हाँ, एमए के साथ यही एमए की पढ़ाई। बस मुझे था कि वो मेरी एक सिस्टर ने बात बोली थी कि आपको जो भी सब्जेक्ट, कोई भी आप कहीं भी फील्ड में जाओ उसमें हमेशा अच्छा टॉप करो। तो वो मेरे हमेशा दिमाग में रहती थी, क्योंकि कहीं कहीं मेरा 10th के बाद था मुझे साइंस लेना है, तो साइंस जनरली ये होता है। हाँ, साइंस लेना है, लेकिन वो फैमिली कंडीशन और ऐसी थी नहीं। और मम्मी ने कहा नहीं, ज्योग्राफी लो, आर्ट्स लो और उस टाइप से करो, तो उसमें आप आगे बढ़ो। तो उस वक्त मैं रोई थी, तो उस वक्त उन्होंने, सिस्टर ने बोला था कि नहीं, जो भी करो उसमें टॉप करो आप। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी महत्ता होती है। हालांकि अब ये धारणा टूट रही है कि 10th, जैसे मैंने ही 11th 12th साइंस से किया, क्योंकि जो आर्ट्स में जाता है उसका तो बड़ा अपमान किया जाता है कि अपमान ये तो अभी भी इसको होता कुछ नहीं आता है, ये मतलब ये कुछ नहीं करेगा। मतलब आर्ट्स तो वो लेते हैं जो बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी भी कई ऐसे है कि लोग अपने शो ऑफ, और साइंस लिए हमने, बस साइंस लिए। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात कही, ये शो ऑफ करने के लिए ही मैंने जो है 11th 12th में साइंस ली थी। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वापस 12th के बाद में बीए कर लिया। और बट हाँ, जो अपने रुझान होता है उसी तरफ आप खींचे चले जाते हैं। तो वो कहीं कहीं मेरा अच्छा डिसीजन था घर वालों का कि मुझे आर्ट्स दिलाया, तो आज मैं उनके आभारी हूँ। ये भी है, जैसे आपकी सिस्टर ने भी आपने बताया कि उन्होंने कहा कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, टॉप करो। हाँ, बस। तो यहाँ पे ये चीज निकल कर आ रही है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है उसको आप उसमें और अधिक बेहतर कर सकते हैं। आप में यहाँ पे आपका जो है अंतर्मन से आप तैयारी करते हैं, आप दिल से तैयारी करते हैं, तो उसमें सफलता आपको जल्दी मिलती है और उसका बहुत फायदा होता है आगे जाकर। तो जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है उसमें जरूर करना चाहिए। तो एमए में आपने टॉप किया 2013 में। फिर मैंने प्राइवेट ही पढ़ाई की, सारी ऑथेंटिक बुक लेके आई, मुझे पता चला कौन कौन से है सब्जेक्ट और ऑप्शनल वगैरह, सारी बुक ली और 2013 में मैं टॉप किया। और प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर में भी टॉप था मेरा और प्रीवियस में भी, फाइनल ईयर में भी टॉप था।
जब फाइनल ईयर का इंटरव्यू देने प्रैक्टिकल में गई तो सब कह रहे थे ये तरुणा शर्मा कौन है, अच्छा। जिसने टॉप किया है, कभी कभी देखा ही हमने नहीं, देखा ही नहीं देखा ही इनको। नहीं, बिल्कुल। उस वक्त फिर मुझे पता चला था, मैंने सेकंड ईयर में मुझे पता चला मैंने फर्स्ट ईयर में टॉप किया है। अच्छा, वैसे आपको मैडम ने बताया नहीं कि जो एमए में पीजी में टॉप करते हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, तो मैडम पीजी के प्राइवेट रहते हुए गोल्ड मेडलिस्ट रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और जनरली जो रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं डिपार्टमेंट वो भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि बताया कि सब ढूंढ रहे हैं कि ये है कौन, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात लगी कि प्राइवेट रहते हुए भी आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जनरली एक बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर मैं वीएमओयू से कोटा ओपन से एमए कर रहा हूँ, प्राइवेट कर रहा हूँ, तो मेरी डिग्री का वैल्यू कम ज़्यादा रहेगा या नहीं रहेगा, इस टाइप में बहुत सारी धारणाएं रहती है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि मैडम ने एमए प्राइवेट किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे और उसके बाद में आज असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने हैं। तो प्राइवेट डिग्री की वैल्यू सेम है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों की डिग्री की वैल्यू सेम है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और फिर आगे एमए के बाद में ये एमए के बाद उसके बाद 1 साल मैंने ऐसे ही मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। फिर किसी का फ्रेंड का फ़ोन आया पीएचडी के निकले हैं, और उस वक्त मेरे दादाजी के 12 दिन हो रहे थे, वो रिचुअल्स चलते ही हैं राजस्थान में, तो वो चल रहे थे। तो मैंने कहा फॉर्म तो पता नहीं, तो उसने कहा मैंने भर दिया है तुम्हारा फॉर्म। किसका? एमपेट का, प्री पीएचडी का। तो बिल्कुल। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं ये सब कैसे होता है। उन्होंने कहा भर दिया, एग्जाम देने में क्या जाता है। तो जस्ट सडनली उस वक्त टाइम हमेशा होता नहीं है टाइमली, और उस वक्त 2 महीने में एग्जाम हो गया था। और मैं प्राइवेट स्कूल जाती थी, मुझे पता नहीं था, प्राइवेट स्कूल आप पढ़ाने के लिए मैं 2 घंटे जाती थी, 11th-12th को पढ़ाती थी। फिर 2 एग्जाम, तो फिर मैंने कहा चलो भरा है, तो वो मेरा हमेशा से रहता था कोई भी एग्जाम है उसको अच्छे से करना है। तो भरा, तो मैंने सिलेबस निकाला और थोड़ा बहुत घर पे ही ऐसे पूरी उसकी तैयारी की, उसमें मेरा हो गया उसमें सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में। पीएचडी में आपने एंट्रेंस ले लिया जेएनयू में? जेएनयू में एंट्रेंस 2015 में लिया था। किस टॉपिक पे आपने पीएचडी की? मैंने एग्रो बेस इंडस्ट्री, वेस्टर्न राजस्थान, और मैंने शुरुआत पूरी हिंदी से की, लेकिन पीएचडी मुझे इंग्लिश करनी पड़ी। अच्छा, पीएचडी आपने इंग्लिश हाँ, में की? इंग्लिश में की पूरी पीएचडी मैंने, क्योंकि आगे मैटर नहीं मिलता है हिंदी में, तो इसलिए दिक्कत रहती है, डेटा वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल आई। मैंने बहुत इंग्लिश स्पोकन क्लासेस वगैरह पूरा, इसके लिए मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा, पढ़ाने के लिए, ताकि इंग्लिश तैयार हो ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो ये भी एक, मैं तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कि पूरा अभी तक एमए तक आप हिंदी मीडियम रहे, और पीएचडी के लिए जो कि हाईएस्ट डिग्री होती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें आपने एकदम से मीडियम चेंज किया। तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। जैसे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने सजेशन दिया कि आप मीडियम चेंज कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने कभी हिम्मत ही नहीं की कि मीडियम चेंज करके भी हम इतनी मेहनत कर पाएंगे और फिर सिलेक्शन हो जाएंगे। तो ये आपने हिम्मत की है, बहुत अच्छी है। उसके लिए मैंने 3 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, और वो मैं रात को पूरा पढ़ के जाती थी, 11th-12th का चैप्टर इंग्लिश का, फिर उनको पढ़ाती थी, तो उससे पूरी मेरी तैयारी हो गई इंग्लिश की। सही है, चीजें जुड़ जाती है। तो वो आपने सीखने के लिए, क्योंकि आपने सीखना बंद नहीं किया। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि ठीक है, अब जो धरा चल रहा है उसमें चेंज होने के मतलब यहाँ हम ये सीख सकते हैं कि हम जीवन में कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ती, आवश्यकता होती है कि हमें अपने आप में चेंज करना चाहिए, तो बदलाव लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है आपको जीवन में सक्सेस की तरफ ले जाता है। हम अपने उसी परंपरा या उसी ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर बैठे रहते हैं, हम कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उससे हम बाहर भी नहीं निकल पाते, फिर उसी तक हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और फिर ये आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का ये कब मामला ये आपके जीवन में आया कि 2013 में मैंने पीजी की, तब मैंने टॉप किया। तब मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसे मोटिवेशन दिया कि तुम कुछ करो, तुम्हें आरएस देना चाहिए, तुम्हें ये देना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी तैयारी करते हैं। फिर मैंने बीएड किया हुआ था, तो फर्स्ट ग्रेड का, फिर मैंने पीएचडी में एंट्री ले ली 2015 में, तो मैं उसमें लग गई। और लगभग लोग 5-6 साल तक चलाते हैं, लेकिन मैंने 3 साल के अंदर पीएचडी को सबमिट कर दिया। क्योंकि मुझे वो था कि वो ये डिग्री को निपटाना है, फटाफट करना है, जो भी काम करना है अच्छे से करना, और मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी। तो अभी आपको अवार्ड हो गई पीएचडी? हाँ जी। तो फिर ये नेट का? फिर 15 में पीएचडी की, तो हम 7 स्टूडेंट थे। अच्छा, नेट का आपने फिर पीएचडी करने के बाद सोचा? हाँ, उस वक्त मुझे पता नहीं था नेट का क्या सीनेरियो होता है, कैसे पढ़ाई करते हैं। 15 में फिर मैंने
जब पीएचडी में एनरोल किया तो स्टूडेंट जुड़े, तब मैं घर से बाहर निकली तो तब मेरा ज्योग्राफी का ग्रुप बना था। तो उस वक्त जो मेरे सब साथी थे तो उनके सबके नेट क्लियर थी और मैं अकेली थी जिसके नेट क्लियर नहीं थी। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि ये क्या डिग्री है जो मैंने नहीं की, सब ने कर ली। घर पे जाके सब देखा, नेट के बारे में पता किया, पूछा, और सब ने कोचिंग की थी, सब ने ऐसे पढ़ाई की थी। मेरा कोचिंग करना कन्विंस नहीं बैठा, मेरे ऐसे घर में भी प्रॉब्लम थी तो मैं जा नहीं पाई कोचिंग वगैरह करने। मैंने सबसे नोट्स लिए और खुद ने 6-7 महीने सेल्फ तैयारी की। पहली बार दिया तो पहली बार में पेपर में लगा कि कभी ज्योग्राफी भी पढ़ी है क्या, समझ नहीं आया कि अच्छा। बहुत उसका लेवल जो हम एमए में पढ़ते हैं वहाँ उसका रोल ऊपर बहुत बढ़ जाता है उसका जो सब्जेक्ट का। फिर मैंने वापस उसके लिए तैयारी की, कहाँ मेरी गलतियाँ हुई कहाँ, तो ऐसे मैंने दूसरी बार में मैंने नेट मेरा दूसरी क्लियर, बार नेट आपका हाँ क्लियर हो गया था मेरा तो नेट। ये भी बहुत बड़ी बात है। नेट में आपने कोई कोचिंग नहीं की? कोई कोचिंग नहीं, पूरा सेल्फ। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कई सालों तक नेट में लगे रहते हैं लेकिन नेट नहीं होता है, और कोचिंग भी भटकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग भी करते हैं फिर भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप में जज्बा है, जुनून है, और आप में ये विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मैं सेल्फ भी कर सकता हूँ, चीज़ें, किताबें, नोट्स, सारी चीज़ें मार्केट में होती है, थोड़ा सा सही गाइडेंस मिल जाए तो आप आसानी से नेट निकाल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर 6 महीने भी ढंग से, नया स्टूडेंट अगर जिसने पहले सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है वो 6 महीने में अच्छे से ढंग से पढ़कर नेट को निकाल सकता है। अभी सेट का एग्जाम भी आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ रही है। बस आपका उस सब्जेक्ट के प्रति जो रुझान है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि इस चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम निकालने के साथ हमें नया जानने के लिए उस हम वे में पढ़ते हैं ना, हाँ, तो हमेशा रहता है उस एग्जाम को क्लियर करना। सही है, रुझान भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और कुछ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति। हाँ। कि यस, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये अपना उसके साथ एक आपका भावनात्मक जुड़ाव या लगाव होना चाहिए, तब आप उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं। जैसे हमारा क्या था कि हमने फर्स्ट ईयर में कोचिंग की जयपुर में, तो हमने, हमारे सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, हमें केवल मैपिंग पढ़ाई। तो मैपिंग में इतना इंटरेस्ट आ गया कि ज्योग्राफी से जुड़ाव हो गया, एक लगाव हो गया, इतना इंटरेस्ट सेल्फ ही पैदा हो गया कि फिर हम खुद पढ़ते चले गए और सिलेक्शन भी हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए बिना लगाव, बिना जुड़ाव के जो है आप आगे नहीं पढ़ पाते हैं सब्जेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर नेट के बाद में फिर तो आपको लग गया होगा कि अब, हाँ, नेट किया, उसके बाद पता चला कि इसके बाद कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाने आते थे ना, तो वो ऐसा लगता था कि जब हम पीएचडी करते थे ये सब लगे हुए हैं, तो ऐसा ये पोस्ट हमें भी चाहिए, ये हमें भी पढ़ना है। ऐसे नेट के बाद पता चला कि कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम मेरे को फाइट करना है और ये होता है, और उसके बारे में मैंने पूरी गाइडेंस ली, कब वैकेंसी आए। उसके बाद मेरे थोड़ा सा घर में हो गया था, प्रॉब्लम हो गई और मेरे भाई ब्रदर वगैरह एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो एक अभी जैसे आपने, हम आउट ऑफ बात कर रहे थे, पहले बैठे चर्चा कर रहे थे, तो आपने बताया था, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैंने 2 सिस्टर हैं, इनके एक ही छोटे भाई थे और किसी कारणवश एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि एक परिवार पे जिसमें एक ही लड़का होता है, इकलौता लड़का होता है, तो उस परिवार पे क्या बीतती होगी, ये समस्याएं आती हैं, हम उसको फेस करते हैं तो ही हम उसको फील कर पाते हैं। मेरा भी एक छोटा भाई था, तो मैंने देखा है कि वो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उस समय किस प्रकार, जैसे माताजी होते हैं, किस प्रकार क्या हालत होती है उनको, हम खुद देखकर पूरा पिघल जाते हैं बहुत। उसको उस फेज को फेस करना, उससे बाहर एक साल मेरा पूरा ऐसे ही चला गया डिप्रेशन में, क्योंकि मैं नेट के बाद में मेरा पूरा 1 साल ऐसे ही चला गया, क्योंकि मेरा नेट का फर्स्ट रिजल्ट ही उन्होंने ही देखा था, भैया ने। क्या तुम बहुत पढ़ाई करती हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हें लेक्चरर बनना है। तो और फिर एकदम से सडनली ऐसे हादसा हो जाना परिवार में, मदर फादर बहुत डिस्टर्ब हो गए। मेरी भी पढ़ाई पूरी जो मैं नेट के पढ़ाई शुरू की थी कि अब कॉलेज लेक्चरर बनना है और करना है, वो मेरी पढ़ाई वापस एक बार से वो डिप्रेशन में चली गई। तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो गई वापस। लेकिन फिर सब ने मोटिवेट, फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने मोटिवेट किया, मम्मी पापा ने भी किया, नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर वापस मैंने पढ़ाई शुरू की, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी की थी आपने? फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, उसी दरमियान मेरी सगाई हो गई। सबने कहा कि पहले मैंने सोचा था शादी नहीं करनी है, अब तो मम्मी पापा के पास ही रहना है और कॉलेज लेक्चरर बनना है, कुछ बनना है। फिर मम्मी पापा का सहारा बनना है। हाँ, सहारा मतलब तो बस मम्मी पापा के पास ही रहना है और बस
लेकिन फिर घर वालों ने मोटिवेट किया और 2019 में मेरी सगाई हो गई और उसी दरमियान मैं तैयारी कर रही थी। इधर ये शादी विवाह का कार्यक्रम हाँ भी स्टार्ट हो गया और हाँ, इधर तैयारी भी कर रहे इधर थे। मेरी तैयारी, मेरे दिमाग में वही था मुझे तैयारी करनी है। हम्म, तो काफ़ी टाइम तक तो मैंने ऐसे सगाई का जो होता है ना आजकल माहौल का वो तैयारी करना वगैरह करना, लेकिन मैं उन चीज़ों से जुड़ी, मेरा वही था मोटिवेशन। और ससुराल वाले मुझे फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे मिले जो मुझे गाइड करते थे कि नहीं आप पढ़ना है, तुम पढ़ रही हो तो उसको कभी मत तो छोड़ना। शादी उसी दरमियान हो गई थी? हाँ 2019 में सगाई हुई और उसी दरमियान मेरी 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई। तो शादी हुई और एग्ज़ाम हुए नहीं फिर भी। अब जो मैं तैयारी कर रही थी वो एक बार वापस छूट गई और शादी के 1 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम हुए। तो शादी होती है तो एक साल तो पता ही नहीं चलता पता है ही कि नहीं चला। हाँ तो मुझे पता ही नहीं चला और वो एकदम मैं उसमें शादी में हो गई और पता जनवरी में एग्ज़ाम हुए तो मैंने बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें मेरे नंबर अच्छे आ गए थे। मेरे हस्बैंड ने देखा कि तुम तो बिना पढ़े के काफ़ी टाइम से तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। तो एक मोटिवेशन वहां से भी मिला कि तो बिना तैयारी उस के अच्छे हाँ नंबर आए तो फिर और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि अब जो कॉलेज लेक्चरर आ रही है वो तुमको निकालनी है। तो मेरे जो रूम है उसमें आज भी लगा हुआ है कि वो स्वामी विवेकानंद उठो जागो और रुको मत, उन्होंने वो लाके उसी दिन लगा दिया घर में और रूम में, और एक पूरा कॉलेज लेक्चरर का मोटिवेशन का पूरा कॉलेज लेक्चरर लिख के कि तुम्हारा सुबह उठो तो तुम्हें यही चीज़ दिखनी चाहिए। सही है, फिर आपकी एकाग्रता, आपका पूरी एनर्जी, हाँ, आपका फोकस उसी तरफ रहता है फिर। हाँ तो उस वक्त वो मुझे उनका सपोर्ट मिला इतना, मुझे लगा कि कोई मेरे लिए इतना सपोर्ट कर रहा है तो मुझे वो, फिर वापस मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और पढ़ाई स्टार्ट की तो थोड़ी सी मेरी शारीरिक तबीयत खराब हो गई, शारीरिक रूप से मैं बहुत बीमार हो गई। फिर भी चलो वो 6-7 महीने फिर मेरे ऐसे ही निकले, मैं बहुत मुश्किल से 1-1.5 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल पाती थी। फिर फॉर्म भरा 2020 में अच्छा, आए ये थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का? असिस्टेंट प्रोफेसर का ठीक है। 20 लास्ट में दिसंबर में भरे थे फॉर्म और 21 में पूरी तैयारी की थी और 4 मार्च को एग्ज़ाम थे। पूरे 4 महीने तक मैंने हार्डली पूरा 8-9 घंटे निकालना पूरे दिन का और पूरा फोकस। मतलब ये सारा शादी के बाद में आपने किया? हाँ शादी के बाद ही मैंने पूरी तैयारी की और मेरे मंथली अपॉइंटमेंट चलते थे, डॉक्टर के भी जाना होता था। अच्छा। तो वो भी फेस चल रहा था शादी के बाद और इधर तैयारी का भी था दिमाग में, तो दोनों को साथ लेके चली और 4 महीने तैयारी की और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए। 4 दिन पहले मुझे फ़ोन आता है, मेरा फ़ोन सोशल मीडिया मैंने सारा बंद रखा था। अच्छा। उससे मैं पूरी तरह से दूर थी। मतलब कितने महीने? 4 महीने। 4 महीने आप मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा आजकल तो सारी लड़कियां जो है कॉलेज की, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ फिर भी पीछे उनका मोबाइल में नहीं, इंस्टाग्राम मुझे चलता रहता है। उस टाइम तक तो इंस्टा चलाना भी नहीं आता था। ये बात तो 4 व्हाट्सएप यूज़ करते थे सिर्फ, और फैमिली बाहर रहती है दीदी वगैरह तो वीडियो कॉल वगैरह वो कहीं थोड़ा सा कहीं ऐसे लगता था कि फ़ोन में टाइम कहीं ना कहीं अपन व्हाट्सएप पे कर लिए, चला लिया, फेसबुक चला लिया, तो उससे मुझे लगा कहीं कहीं इन चीज़ों से भी जो मुझे ससुराल में टाइम मिल रहा है और उस टाइम में भी अगर उसमें चला जाएगा तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ें सब छोड़नी पड़ेगी, तो मैंने ये सब बंद कर दिया। मैं एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा कि आप जो हमारे ऑडियंस हैं उनको ये बता दीजिए कि वर्तमान में स्टूडेंट को सोशल मीडिया का यूज किस प्रकार करना चाहिए। सोशल मीडिया जहाँ तक मुझे लगता है उसका यूज़ है, लेकिन उसका एक लिमिट में यूज़ होना चाहिए। जो आपके काम की चीज़ है वही चीज़ देखें। आप अगर किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें देखें। अगर आपको लगे पढ़ाई का ये 2 घंटे में बोर हो गया हूँ और आपको लग रहा है 10-15 मिनट, तो पढ़ाई से रिलेटेड आप उसको थोड़ा सा जॉयफुल बनाने के लिए पढ़ाई को उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप तैयारी कर रहे हैं बाकी अदर चीज़ों से दूर होना ही बेहतर है, क्योंकि हम तो रोज ही बोलते हैं तो स्टूडेंट के ज़्यादा समझ में आता नहीं। आपने देखा कि किस प्रकार 4 महीने तक सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया था, और वर्तमान में मैं मानता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या स्टूडेंट है उनका सबसे बड़ा दुश्मन कहें या सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कहें तो वो सोशल मीडिया ही है। सही बात है।
वो पढ़ाई में तो लगे रहते हैं, मान लो 2 मिनट के लिए कुछ खोला, उसमें कुछ आ गया, हाँ। तो वो उनका फोकस सारा रात उधर को चला जाता है। फोन देख के सोते हैं, लेकिन हाँ। मैं रात को मैप भर के सोती थी। क्या बात है, क्या बात है, रात को मैप भर के और उसकी हाँ, तैयारी सोती करके थी, सोती थी। और ताकि वो मेरा दिमाग में वो रहे कि वो हाँ। मैप भरा हुआ है तो वही चलना चाहिए। वो भी है, और जनरली हम ये भी सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से कि रात सोते समय आप जो आपके माइंड में चलता है वो आपके हाँ। सपने में भी आता है। वो भी सपने में आते थे, क्वेश्चंस पूरे सपने में चलते थे। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है कि सोते समय जो है मैपिंग का काम करके हाँ, और जैसे सोते मुझे थे। मैप याद करना होता था तो मैं रोज खाली, मेरे हस्बैंड ला के देते थे मुझे खाली मैप, और रोज मेरी आदत होती थी, आज मैंने मिनरल्स याद किए तो मिनरल्स का मैप भर के रात को सोना है। 2-3 दिन तक उसको रोज भर के सोती थी, तो मुझे ऐसे मैप याद हो गए सारे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये सारे स्टूडेंट को इससे सीखना चाहिए कि मैम ने क्या ट्रिक अपनाई, क्या जो है इन्होंने एक तरीका अपनाया, और ये सारे आपको भी करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उससे जितना अधिक दूर रहोगे उतना ही अधिक आपकी जो एकाग्रता है वो बनेगी। तो फिर आपका इस दौरान आप तैयारी कर रहे थे और एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो जो राजस्थान में होता ही है। हाँ, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो मैं थोड़ा सा एकदम आ गई, क्योंकि ससुराल में रह के सब जने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए सब अपने सारी कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं, सब मेरे लिए लगे हुए हैं, तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो इतना वापस कैसे करना होगा, जो 4 महीने मैंने मुश्किल से निकाले हैं तो वो वापस, लेकिन हाँ वो एकदम पूरा सा हो गया मेरा, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ है, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कोई नहीं, पढ़ाई कभी अपनी, जो मैंने कहीं एक बात सुनी है कि शिक्षा अपना ऋण नहीं रखती। बिल्कुल, सरस्वती माँ अपना ऋण हाँ, चुकाती है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है पढ़ाई कहीं, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, पढ़ाई कर दे अड़ी नहीं जावे। हाँ, तो मम्मी हमेशा कहती थी पढ़ाई की हुई है तो वो कहीं नहीं जाएगी, तुमने इतनी हार्ड वर्क किया है, तुम्हारा कहीं कहीं काम आएगा, और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं आज। तो मार्च में एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार हो गए। अच्छा। वो पैरालिसिस अटैक उनको आया था और वो बीमार हो गए। उनका तो घर में आप अकेले ही बहू थे? हाँ, मैं अकेली हूँ ससुराल में। अच्छा। और मेरी मदर इन लॉ फिर उनकी पूरी उनमें लगी हुई थी, लेकिन उसके साथ वो मेरा सपोर्ट भी करती थी, उसके साथ वो कोई भी काम होता वगैरह होता तो वो हम दोनों मिल के ऐसे कर लिया करते। और मैं भी फिर प्रेग्नेंट हो गई थी उसके बाद। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए, क्योंकि ये सारा शारीरिक, एक लेडी के जीवन में ये सब चलता रहता है, तो मैं ये चीज़ों को भी अपना, वो भी काम चल रहा था मेरा, हॉस्पिटल में आना जाना, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ये मैं प्रेग्नेंट हो गई। इधर मेरे हस्बैंड उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया, और फादर इन लॉ मई में एक्सपायर हो गए। मतलब एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले मेरे तो फिर बहुत ये उस दौर में तैयारी करना मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल तो होता मेरी है। पढ़ाई एक बार वापस रुक गई, क्योंकि मैं खुद भी इतनी अनफिट हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इधर मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो वो मदर इन लॉ भी शॉक में थी, हस्बैंड भी ऐसे उन कामों में लगे हुए थे, तो वो पूरा घर का माहौल हो गया, और मैंने 3 महीने वापस मेरी पढ़ाई बंद हो गई। अच्छा। और लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा ही रहता कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो एक यूट्यूब होता था, तो मैं खाना खाती थी तब उसमें पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर देख लिया करती थी, ऐसे कुछ भी, ताकि मैं थोड़ा भी, अगर दिन में 15 मिनट भी मिल रहे हैं सोते सोते भी, तो मैं वो ये काम। फिर जून में पता चला कि अब सितंबर में एग्ज़ाम है, तो मैंने खुद को रेडी किया, प्रिपेयर किया कि माइंड को अब मुझे वापस तैयारी करनी है। फिर मेरे हस्बैंड ने पूरा वापस इसमें सपोर्ट किया, पूरा जनरल पेपर है वो उन्होंने मुझे तैयार किया, और वो मेरे साथ उठते थे 4 बजे, हम दोनों साथ पढ़ाई करते थे, और मुझे पूरा जीके वगैरह, पूरा क्रोनोलॉजी, वो उनका पार्ट होता था कि वो ऑफिस जाने से पहले वो मुझे पढ़ा के जाएंगे, जबकि उनका ये फील्ड था ही नहीं, वो इंजीनियरिंग है। सपोर्ट किया। हाँ, वो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और ताकि वो कहते थे मैं हूँ जब तक आपको जीके पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफिस आऊँ तब तक आप अपना सब्जेक्ट करना। और उन्होंने एक बहुत अच्छा, मुझे, मैं सब बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि सिलेबस, वो कहते थे पहले सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आपका सिलेबस में क्या क्या है, और आप उस सिलेबस में एक एक टॉपिक को अंडरलाइन करते जाओ कि आपने ये रेडी कर लिया, तो आपका दिन भर का आपको ऐसे मोटिवेशन मिलेगा कि आपने ये अंडरलाइन कर लिया, मतलब आपका इतना तैयार हो गया, इतना कवर हो गया, इतना कवर हो गया।
तो वो मेरा रोज शाम को आके वो कहते थे ना कितना कवर हुआ, तो वो मुझे रहता था पूरे दिन में मुझे इतना कवर करके शाम को अंडरलाइन करके बताना है मैंने अच्छा। इतना पढ़ लिया। रोज का टारगेट होता था। टारगेट मेरा डेली का टारगेट बनता था, और डेली मुझे उस टारगेट को, घंटे कोई फिक्स नहीं होते पढ़ाई के, बस मेरा टारगेट फिक्स करना। तो दोस्तों यही है स्मार्ट स्टडी। इसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि घंटों से कोई लेना देना नहीं है, आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, आप कितना चीज़ें कवर करते हैं और कितनी चीज़ें ग्रहण करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं, माहौल बनाते हैं कि मैंने तो 14 घंटे आज पढ़ाई की है, लेकिन सबसे जरूरी है कि उसका आउटपुट कितना है। आउटपुट कितना है वो मतलब आप कितने घंटों से नहीं है, आप कितने घंटे में कितना कवर कर रहे हो। आपका रोज का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करके सोना है किसी भी हालत में, मुझे 1 यूनिट पढ़ के सोना है। तो वो मेरा हमेशा टारगेट रहता था, और ऐसे मैंने फुल मेरा 4-5 मंथ चल रहा था, और मैंने ऐसे तैयारी की। अच्छा। और काफ़ी कठिनाई भी आई थी, मेडिसिन्स चल रही थी मेरी। प्रेगनेंसी के दौरान आपने तैयारी की? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान तैयारी की, मेरी मेडिसिन चल रही थी। डॉक्टर, और थोड़ी मेरी प्रेगनेंसी भी थोड़ी क्रिटिकल थी, बैठना मना था। अच्छा। जो मैं टेबल कुर्सी पे जो कंफर्ट होके पढ़ती थी, मैंने टेबल कुर्सी पे पढ़ाई नहीं की। अच्छा। पूरा बेड पे ऐसे तकिए वकिए लगा के ऐसे पढ़ाई की, क्योंकि मेरे को बैठना मना था, ज़्यादा सिटिंग मना थी। लेकिन फिर भी वो तैयारी मुश्किल होता है उस दौर में करना। तैयारी क्योंकि बहुत हैवी डोजेस होते हैं, नींद आती है उससे। जनरली क्या होते हैं जो लड़कियां होती हैं हमारी कॉलेज में, जैसे मैं अगर बात करूं कि कॉलेज की लड़कियां फाइनल आते आते उनकी शादी हो जाती है। हाँ, तो वो एक ट्रायंगल में फंस जाती है कि इधर एग्जाम भी देना है, इधर पीहर का भी इशू रहता है, इधर थोड़ा ससुराल का भी रहता है, और इधर शादी होने के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनके साथ भी परिवार को ग्रो करने, मतलब साथ में ही वो तैयारी करना होता है। तो आपने किस प्रकार मैनेज किया? उन लड़कियों को थोड़ा आप मैसेज दीजिए कि आपने किस प्रकार मैनेज करते हुए तैयारी की। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ तैयारी नहीं होती, ये नहीं होती, बस आपका जो लक्ष्य है वो फिक्स होना चाहिए, मुझे इस तक पहुंचना है। उसके बीच में बैरियर्स भी आएंगे, भले ही आप कवारे हो तो भी आएंगे, और शादी के बाद भी आएंगे। शादी के बाद बहुत थोड़ी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। थोड़ी नहीं, ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा। थोड़ी नहीं, एक लेडी के जीवन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है, उसको दोनों को लेके चलना पड़ता है। तो अगर सपोर्टिव अगर फैमिली है और आपका खुद का अंदर से आत्मविश्वास है, दोनों चीज़ें मिलके आपको कोई शादी, कोई भी बंधन हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अगर आपका ये 2 चीज़ें आप में है, आपको खुद को करने का होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार आप खुद को देख के भी लोग सोचते हैं हाँ, इसको तो करना ही है, तो वो भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। और आजकल शिक्षा का महत्व बढ़ गया और सब सपोर्ट भी करते हैं। तो आपने देखा कि सबसे जरूरी है कि आपकी खुद की संकल्प की शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए, और आपके परिवार में आपके जो भी रिलेटिव सदस्य हैं उनको लगना चाहिए कि यस इसमें जज्बा है, ये करना चाहती है या करना चाहता है, तो वो जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। आप खुद ही कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं है मेरा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपके नज़दीक ही नहीं आएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है आप खुद क्लियर रहें, अपने आप में स्पष्ट रहें कि मेरा बस एकदम जो है यही फोकस है, मुझे ये किसी भी हालत में वहां तक पहुंचना है। हाँ, तो वो दिमाग में वही एक लेडी के दिमाग में क्या है, शादी के बाद उसने ये कहा वो कहा, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमारे दिमाग में यही रहना चाहिए कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड कहते थे जब आपके दिमाग में ये चीज़ें घूमने लग जाएगी ना, तब आप सही जा रहे हो। सही है। और जब आपके दिमाग में दूसरी चीजें, बाहर की चीजें इन्फ्लुएंस करने लग जाएगी, तब मतलब आप ट्रैक पे गलत जा रहे हो। तो वो भी बात मुझे लगती थी, पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई ध्यान में आनी चाहिए। तो किस प्रकार आपने देखा कि मैम ने तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई, और समस्याओं का समाधान करते हुए, उन सारी प्रॉब्लम्स का मैनेज करते हुए जो है अपनी तैयारी को जारी रखा और यहाँ तक पहुँचे। तो लास्ट में हालांकि आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, तो एग्जाम दिया था, कोटा में आया था मेरा सेंटर, और 7 मंथ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था ट्रेवल करने के लिए। एग्जाम के दौरान भी ये मतलब उस टाइम की 7 मंथ था, तो जाने से डॉक्टर ने कहा एग्जाम तो आते रहेंगे, आप बहुत सीरियस हैं, आपको अभी नहीं जाना है। लेकिन मुझे तो एग्जाम देना ही था, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे तो बैठना ही है, तो आपको इतना नहीं बैठना चाहिए। बट मैंने कहा नहीं, एग्जाम तो देना है। उस वक्त फिर थोड़ी मेडिसिन वगैरह सपोर्ट डॉक्टर से कहलवा के मैंने साथ में सारा किट लिया, और हम कोटा रहे 7 दिन तक रेगुलर। अच्छा, वहीं रह हाँ, वहीं रहा, क्योंकि अप डाउन करना डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो हमने पूरा वहीं रह के तैयारी की 7 दिन। जैसे जनरली जो है आप देखते हैं कि किसी भी महिला को बेड से उठने की भी इजाज़त नहीं होती है,
तो उस दौरान भी इन्होंने तैयारी कर वहाँ पे होटल में रहकर और वो तैयारी लोग की और उस एग्जाम टाइम दिया। को काफ़ी ऐसे भी आजकल तो चल रहा है, एंजॉय भी करते हैं, खाना पीना हाँ। बाहर थोड़ा एंजॉय। बट मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या किया, जस्ट बस एक मेरा नियमित शेड्यूल होता था, इस टाइम खाना है, इस टाइम ब्रेकफास्ट लेना है, इस टाइम डिनर है, वही चलता था और मैंने इसी टाइम मैनेज किया उसको पूरा। इससे हमें ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये समस्याएं पार्ट ऑफ लाइफ होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करते हैं ये आर्ट ऑफ लाइफ होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन को किस तरीके से जीते हैं। तो लास्ट में मैम कुछ हमारे जो आप टॉपर भी रहे हैं बहुत सारे एग्जामों में, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, मेरिट में भी आए हैं, और करते करते आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्लियर किया है। तो कुछ जो है किस प्रकार स्टूडेंट की एक एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ने के प्रति, और कुछ टिप्स आप देना चाहें लास्ट में बता दीजिए। पढ़ाई पढ़ने में अब आजकल लोग क्या है कि जो कोचिंग वगैरह ये सोचते हैं मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास अच्छी ये नहीं है। बस ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, अपनी एक टेबल होनी चाहिए, अपने हैंडमेड नोट्स। आजकल लोग स्टूडेंट क्या है, उससे नोट्स ले लिया, इससे नोट्स ले लिया, ये सबसे एक उनका वीक पॉइंट होता है। आपका कम स्टडी मटेरियल हो और उसको ही आप बार बार पढ़ें, ये सबसे बेस्ट होता है। आप उस ऑथेंटिक किताबें लें, उससे उसके आपके हैंडमेड नोट्स बनाएं और उन्हीं चीज़ों को आप बार बार उनको ही दोहराएं। सही है। बकाए कि आप ये भी बुक ले ली, इसने बताई ये भी बुक ले ली, इसने बताई ये भी नोट्स ले। हर किताब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसको आप अपनी सेलेक्ट करें किताबें अच्छी ऑथेंटिक, और उससे खुद के नोट्स बनाएं और एक अच्छे आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच के साथ इसको बढ़ें, आगे बढ़ते जाएं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैम आपने इस प्रकार एक काफ़ी एक लंबे दौर में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की, तो आपको ये अंत प्रेरणा एक मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि नहीं यस मुझे वापस स्टार्ट करना है, लगे रहना, छोड़ना नहीं? एक मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल फैक्टर में भी हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ मैं। जो मेरे लॉर्ड हैं, साईं बाबा भगवान हैं, उनकी बुक्स पढ़ा करती हूँ, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। फिर मेरे मदर फादर और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे जानते हैं इंटरनली, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते कि तुम ये चीज़ कर सकती हो। तो उन चीज़ों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। वैसे कहते ही हैं हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो है एक आस्था का या स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो आपको अंत प्रेरणा देती है, अंदर से एक शक्ति देती है कि किसी भी हालत में आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपका एक विश्वास होता है। और वो मिरेकल मेरे साथ हमेशा हुआ है और मुझे अंदर से ही एक अच्छा सा फील होता था जब भी मैं एक बुक पढ़ लेती थी बाबा की, तो और वो मुझे ऐसे फील होता था कि अब चलो वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी बुक में ऐसा लिखा हुआ आ जाता था, फिर मैं वापस उसी दिन अगले दिन से लग जाती थी, क्योंकि वो हमें विश्वास होता है कि वो हमें संभाल लेगा। हम हमारी तरफ से 100% दे एक रहे हैं, शक्ति है जो हम शक्ति है, हमेशा हमारे साथ है, हमारे साथ है, और अपनी तरफ से हम अपना 100% देते ही हैं, तो चीज़ें जुड़ जाती है और हमारा जो है हौसला बना रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा एक फ़ायदा है, होना चाहिए। और मैं यहाँ पे कहूँ कि थोड़ा सा आपको योगा भी करना चाहिए, मेडिटेशन करना वो चाहिए। भी बहुत अच्छा मैंने योगा भी काफ़ी किया है। उससे आप मेडिटेशन वगैरह ऐसी चीज़ें करते हैं, उससे आप एक आपको अच्छा अंदर से स्फूर्ति मिलती है और जो पॉजिटिव वे में जाते हैं आप। सही। तो ये सारी कहानी थी मैम की, और यहाँ पे बस मैं ये पूछना चाहूँगा मैम से कि लास्ट में कुछ 2 लाइनों में कुछ आप कंक्लूजन के रूप में कुछ मैसेज हमारे बच्चों को देना चाहें तो? बस एक अपने अंदर आत्मविश्वास रखें और एक अपने लक्ष्य को निर्धारित रखें, इधर उधर भटके नहीं, बस हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो बस आपको हल्का मोटिवेशन, अगर आपको कहीं गाइडेंस मिल जाता है उसको ज़रूर लें, और सोशल मीडिया और इनसे दूर रहें, और जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ करें, और इस तरह से पढ़ाई करें। अपने हैंडमेड नोट्स बना के, खुद के नोट्स वो होते हैं जो खुद के नोट्स होते हैं, खुद के द्वारा लिखे, वो हम चीज़ें कभी नहीं भूलते हैं, तो वो ज़रूर प्रयास करें। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, और विशेषकर मैं ये चाहूँगा कि लड़कियाँ जो है कॉलेज में पढ़ाई कर रही है उनको विशेषकर ये जो है मैम की कहानी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। जितना इन कहानी से आप सीख सकते हैं उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगी। और ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी कहानी है, आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं। आप वो चीज़ें भूल जाते हैं, देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आपको लगातार सीखना चाहिए कि किस प्रकार सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, और शादी के बाद भी, शादी के दौरान भी, शादी के बाद और इतनी सारी समस्याओं को फेस करते हुए इन्होंने
एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम जो है राजस्थान का, मैं कहूँ कि हाईएस्ट पेड सैलरी वाला एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लियर किया। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और ऐसे लगे कि कुछ ना कुछ और हम पूछते जाएं और चर्चाएं आगे बढ़ती जाए, लेकिन एक समय की अपनी एक नज़ाकत होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आज के इस शो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। और हमें ज़रूरत पड़ेगी मैम की तो हम ज़रूर बुलाएंगे आपको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या कुछ और भी अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो मैम का गाइडेंस हम सपोर्ट ज़रूर लेंगे। और आपका मैम बहुत बहुत आभार, आप Thank आए you. अपनी यूनिवर्सिटी में और अपनी पूरी कहानी इनफॉर्मली बहुत अच्छे से हमारे साथ बहुत क्लियरली शेयर किया। और हम बहुत सीखेंगे, और ज़रूर मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि लड़कियां विशेषकर इस कहानी से सीखेगी और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करेगी। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू, आभार। थैंक यू, आपने तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए सर। मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू और मैम। बच्चे सारे बहुत गाइडेंस होंगे, इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और सर का एक अच्छा नया प्रयास है, उसके लिए सब बच्चे उनको सुने, उनको देखें। थैंक यू मैम। कुछ ना कुछ और हम इस प्लेटफॉर्म पे नया करने वाले हैं। तो निरंतर जो है गुदड़ी का लाल शो हमारा चलता रहेगा। संघर्ष और मेहनत की दास्तान हर सैटरडे शाम को 8 बजे हम सुनाते हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में कुछ नई शख्सियत के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ और नई संघर्ष और मेहनत की दास्तान के साथ। थैंक यू, गुड लक।